हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाउस वाइफ ड्रीम्स ऑफ बीपीएससी। तो मैंने ना ये इंग्लिश लिटरेचर का जो क्वेश्चन है बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर का मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमें पता है कि बीपीएससी का जो सिलेबस है ना वो अनप्रेडिक्टेड है। और बीपीएससी के में मतलब ग्रामर हम पढ़ लेते हैं और कहीं ना कहीं हमारा छूटता क्या है, इंग्लिश लिटरेचर छूटता है, जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है, आता भी है और हम पढ़ के जाते नहीं भी आता है। तो क्यों छोड़ना, रिस्क क्यों लेना। और एनसीईआरटी चैप्टर्स होते हैं, बुक्स होते हैं जो सारे क्लासेस के सीबीएसई बेस्ड, वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो आप लिटरेचर सिर्फ इसलिए ना पढ़ो क्योंकि आपको बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए देना है। बीपीएससी अगर आप टीजीटी इंग्लिश के लिए आपने बीएड किया है, आपने सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया है, तो आपको आपके सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए एक प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाने के लिए, केवीएस में कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए, एनवीएस में कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए, आर्मी पब्लिक के लिए, या कोई भी जो हमारे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड है, या हमारा स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड है, या हमारा प्राइवेट सेक्टर है, मतलब हमारे सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो इंग्लिश लिटरेचर का नॉलेज भी हमें होना चाहिए। लिटरेचर का मतलब ये नहीं कि सीबीएसई के सारे बुक्स हमें पता है, स्टोरी पता है, पोइट्री पता है, नहीं, हमें लिटरेचर के बेस तक घुसना है। तो इसी के लिए ना मैं अपनी वीडियो पे इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एक लेके चल रही हूँ क्लासेस, जहाँ पे मैंने एक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का टाइमलाइन से का वीडियो बनाया है, और मैंने एंग्लो सैक्सन पीरियड जो फर्स्ट पीरियड है वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है उसके ऊपर वीडियो बनाई है। और आज मेरी थर्ड क्लास है जो कि होने वाली है एंग्लो नॉर्मन पीरियड, जो कि हम मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1066 एडी से 1500 एडी तक चलती है। ठीक है, तो पहले के अगर आपने मेरे 2 क्लासेस नहीं दिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप प्लीज़ जाओ और वहाँ देखो। और फिर अभी मैं शुरू कर रही हूँ एंग्लो नॉर्मन पीरियड। मैं लेट नहीं करूँगी क्योंकि थोड़ा वीडियो मतलब लंबा होने वाला है, इसी के लिए मैं अभी सिर्फ एंग्लो नॉर्मन पीरियड का इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आई हूँ। इसके बाद इस पीरियड का जो इम्पोर्टेंट राइटिंग्स हैं वो लेकर आऊँगी। तो ये सिर्फ एंग्लो नॉर्मन पीरियड का वीडियो होने वाला है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिले। ओके, सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 एडी टू 1500 मिडिल इंग्लिश पीरियड। ओके, तो इंट्रोडक्शन कब आता है, जब हमारा एंग्लो सैक्सन पीरियड ख़त्म होता है तब आता है हमारा एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो नॉर्मन पीरियड कब स्टार्ट होता है, जब एक फाइट होती है, फाइट ऑफ हेस्टिंग इन 1066। विलियम वन द नॉर्मन किंग डिफीट किंग हेरोड एंड ऑल्सो इनहेबिटेड ब्रिटेन, एंड ऑल्सो एज अ रिजल्ट ही द फ्रेंच लैंग्वेज कनेक्टेड विद द नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज इन मिडिल इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या होता है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड कब आता है, द फाइट आफ्टर द फाइट ऑफ हेस्टिंग इन 1066, जहाँ विलियम वन जो है नॉर्मन किंग जो है, जो कि डिफीट करता है हेरोड किंग हेरोड को, जो कि ब्रिटेन में रहते हैं। और यहाँ से क्या होता है कि एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो फ्रेंच लैंग्वेज होता है वो कनेक्शन में आता है किसके साथ, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। ठीक है, Beside this, French was chosen as the main language of that time. As a result, the political superiority. तो क्या होता है उस समय जो होता है ना, इसके रिजल्ट में क्या होता है, क्योंकि वो फ्रेंच किंग आ जाते हैं तो फ्रेंच वहाँ का जो होता है ना, नॉर्मन किंग आते हैं तो वहाँ क्या होता है, फ्रेंच को क्या होता है एक ऑफिशियल लैंग्वेज चूज़ किया जाता है, मेन लैंग्वेज चूज़ किया जाता है ताकि उनका पॉलिटिकल सुपेरिटी जो है वो बना रहे। नेवरदलेस द लैटिन लैंग्वेज वर एडिशनली एग्जिस्टिंग देयर इन द फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल मैसेजेस बिकॉज ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड। तो इसके अलावा भी क्या होता है, वहाँ पे लैटिन लैंग्वेज भी एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल मैसेज के फॉर्म में, क्योंकि वहाँ पे एंग्लो सैक्सन पीरियड का एक, देखो कोई भी पीरियड ख़त्म होता है ना तो वो अपना कुछ छाप छोड़ के जाता है। इसी की वजह से क्या होता है, वहाँ पे लैटिन लैंग्वेज भी एग्जिस्ट करता है। दो एंग्लो सैक्सन पीरियड ख़त्म हो गया लेकिन लैटिन लैंग्वेज जो है वो अपने पीछे छोड़ के जाता है। However, French was finally turned down from the tag of authorities language in 1450। तो फ्रेंच लैंग्वेज क्या होता है, वहाँ से 1415 से क्या होता है, ऑथोरिटी लैंग्वेज से उसको हटा दिया जाता है। कब, जहाँ पे जब किंग हेनरी V अटेस्टेड इंग्लिश डोमिनेशन इन इंग्लैंड। हेनरी V जो किंग थे वो क्या करते हैं, इंग्लिश डोमिनेशन इन इंग्लैंड, तो वो इंग्लिश को लेकर आते हैं और वहाँ से क्या होता है, फ्रेंच को ऑथोरिटी लैंग्वेज से हटा दिया जाता है। ठीक है, London became the resource city of England and the educational center also, both
primary universities, Oxford and Cambridge up in this period, especially 1167 as well as 1209. तो लंदन क्या होता है उस टाइम पे, क्या बनता है, एक रिसोर्स बनता है, सिटी, रिसोर्स ऑफ सिटी ऑफ इंग्लैंड, किसके, एजुकेशनल सेंटर हब बन जाता है। वहाँ पे क्या आती है, यूनिवर्सिटीज़ आती है, जो कि होती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी उसी पीरियड में आती है, जो कि 1167 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आती है और 1209 में क्या आती है, कैम्ब्रिज आती है। तो ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉर्मन पीरियड है। फिर ये था कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड कैसे आती है, क्योंकि एंग्लो नॉर्मन पीरियड कब आती है, वॉर ऑफ फाइट ऑफ हेस्टिंग होता है, जहाँ पे विलियम वॉन जो होते हैं नॉर्मन किंग, जो कि हैरोल्ड को डिफीट करते हैं, और ऐसे पीरियड आती है। ठीक है, फिर यहाँ पे मेरा एक छोटा सा टाइमलाइन है, यू कैन सी दैट 500 AD से मैंने बनाया 1475 तक। ओके, काइंड ऑफ लिटरेचर डोमिनेटेड, किस टाइप के लिटरेचर आते हैं इस टाइम में, तो इस टाइम में आते हैं रिलीजियस लिटरेचर होते हैं, डायडोक्टिक्स भी होते हैं, द रोमांसेस होते हैं, प्रोज और सेकुलर लिटरेचर होते हैं। फेमस लिटरेरी वर्क्स उस टाइम के क्या है, हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया, ब्रूट, सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट, द आउल एंड द नाइटिंगेल, द पियर। उस समय के दो इम्पॉर्टेंट है, एक द आउल एंड द नाइटिंगेल है और एक है द कैंटरबरी टेलिस। वो दो इम्पॉर्टेंट जो लिटरेरी वर्क्स है जो मैं डिस्कस करूँगी। और ये फिर ये जो था हमारा एक हिस्ट्री था। और उस टाइम के एक मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट राइटर जो आते हैं वो आते हैं जॉफ्री चॉसर, जिनको हम द चॉसर एज के नाम से भी जानते हैं। तो वर्क ऑफ जॉफ्री, तो अभी हम जानेंगे जॉफ्री चॉसर के बारे में। उस टाइम के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर ये रह चुके हैं। द वर्क ऑफ जॉफ्री चॉसर, द मोस्ट हाईली रिगार्डेड इंग्लिश पोएट ऑफ द मिडिल एजेस। ही वॉज द मोस्ट हाईली रिगार्डेड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएट होते कब के, मिडिल इंग्लिश एजेस के, who was seen by his contemporaries as an English successor to the great tradition of Veragil and Dennett। ये इनके वजह से ही आज जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं ना, इनके वजह से ही कर पाते, क्योंकि इस टाइम के जो राइटिंग्स होते हैं ना, वो राइटिंग्स अभी के लैंग्वेज से मिलते हैं, इसलिए इस टाइम से हम जो हैं अपना इंग्लिश लिटरेचर की जो कंपोजिशन इस टाइम की आती है, हम अच्छे से लैंग्वेज जो हमारा कहीं ना कहीं रिलेट करता है, इसके वजह से हम पढ़ पाते। एंग्लो सेक्शन पीरियड में उतना रिलेट नहीं कर पाता है, इसलिए वहाँ पे हमें ज़्यादा सोर्सेस नहीं है, हम पढ़ नहीं पाते। ओके, पर यहाँ से जो है लिटरेरी वर्क्स जो है वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। जॉफ्री चॉसर सीन का 25 अक्टूबर 1400, तो इनका 1314 में ये बर्थ आते हैं और 25 अक्टूबर 1400 में इनका डेथ हो जाता है। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड ऑथर हु इज़ वाइडली कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट ऑफ मिडिल एजेस एंड ही इज़ द बेस्ट नोन फॉर कैंटरबरी टेलिस। इनका मेन इंपॉर्टेंट जो वर्क होता है कैंटरबरी टेलिस का होता है। तो ये जो वाला जो हुआ है राइटिंग, ये मैं लिटरेरी वर्क ये मैं डिस्कस करूँगी पक्का से। He has been called the father of English literature. Who is been called as a father of English literature? तो ये होने वाले हैं जियोफ्री चॉसर। ओके, और अल्टरनेटिवली फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, इनको हम फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से भी जानते हैं, एज अ फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से भी जानते हैं। ही वॉज द फर्स्ट राइटर टू बी बरीड इन वॉट वॉज सिंस कम टू बी कॉल्ड पोइट्स कॉर्नर इन वेस्टमिनिस्टर एबे। तो ये जो हैं ये फर्स्ट पोएट होते हैं जो कि बड़ी होते हैं, उनको मतलब दफनाया जाता है। और ही वॉज द, इनके बारे में जो है, इनके बारे में पोइट्स कॉर्नर में आती है, जो कि आती है वेस्टमिनिस्टर एबे में। तो ही वॉज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएट। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएट इस टाइम के जो होते हैं वो जॉन वाइक्लिफ होते हैं। जॉन वाइक्लिफ इज एन इंग्लिश स्कॉलिस्टिक फिलोसोफर, थियोलॉजियन, बाइब्लिकल ट्रांसलेटर, रिफॉर्मर, प्रीस्ट एंड अ सेमिनरी प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। ही वॉज ए स्कॉलिस्टिक फिलोसोफर, रहते हैं वहाँ पे। बाइबलिक ट्रांसलेटर, यहाँ पे बाइबल जो होता है ना पीपल्स के हाथ में आ जाती है। एंग्लो सेक्शन पीरियड में बाइबल जो है पीपल्स हैंड नहीं आती, यहाँ पे बाइबल जो है पीपल्स हैंड आ जाती है, पोइट्स के हाथ में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ये ट्रांसलेट करते हैं बाइबल को, ठीक है। Wycliffe is credited with the translation of New Testament, which was based on the Vulgate. Okay, Wycliffe was dismissed from the University of Oxford. He was dismissed from the Oxford of University in 1381 for the criticism of Roman Catholic Church. He ran a movement known as Lollardism or the Lollard movement. इन्होंने एक ये मूवमेंट चलाया था जिसका नाम था लोलार्ड मूवमेंट,
और इनको मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड 3081 में हटाया गया था क्योंकि इन्होंने क्रिटिसिज्म लाया था किसके ऊपर, रोमन कैथोलिक के ऊपर, रोमन कैथोलिक चर्च के ऊपर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इस टाइम के क्या हैं, इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ओके, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट वाज 11th century invention and occupation of England by an army made up of Normans, Britain, Flemish, and men from French provinces, all led by the Duke of Normandy. Later style William the Conqueror. The term Middle English literature refers to the English writer in the form of English language known as Middle English from the late 12th century until the 1417. The pronunciation of English changed too and grammar became simple with some extent incorporation of few French structure. फ्रेंच स्ट्रक्चर के आने की वजह से क्या होता है, ग्रामर जो होता है थोड़ा सिंपल हो जाता है, इंग्लिश चेंज हो जाती है, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से उस टाइम के इंग्लिश लिटरेरी वर्क जो है हम पढ़ पाते हैं। द फर्स्ट एंग्लो नॉर्मन हिस्टोग्राफर इज जॉफ्री गेमर who wrote his Historia dos Angels for Dame Constant. Adam is generally considered to be an Anglo-Norman mystery of 12th century and was probably written in France at the beginning of 13th century. The word medieval came from the Latin medium and Alvan age. Four main languages circulated in England: Old French or Anglo-Norman. विलियम कैक्सटन सेट अप अ प्रिंटिंग प्रेस, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विलियम कैक्सटन जो है उस टाइम एक प्रिंटिंग प्रेस मतलब सेटअप करते हैं इन इंग्लैंड इन 1476 एंड द फर्स्ट बुक दैट वाज प्रोड्यूस देयर वाज एन एडिशन ऑफ चॉसर्स द कैंटरबरी, और कैंटरबरी टेलिस जो है वो फर्स्ट बुक जो है वो एडिशन जो होती है वो प्रिंट आउट निकलती है। ठीक है, तो ये कौन निकालता है, विलियम कैक्सटन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इम्पैक्ट ऑफ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, इम्पैक्ट ऑफ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट क्या होता है, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट फंडामेंटली अल्टर सोशल, लीगल एंड पॉलिटिकल रिलेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू फ्यूडल सिस्टम। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ब्रॉट टू द पावर अ फ्रेंच स्पीकिंग रूलिंग क्लास. French became the language of law and Old English became confined to the lower classes. Okay. Society became hierarchized. King became the supreme ruler and all land came into the possession. The new feudal system created a network of terrestrial relationship between members of warrior aristocracy. The king granted land to his tenants in chief for vassals, who granted sub-chiefs. Each level in the feudal system had to pay for the land and the protection that the higher classes offered. Normans seized wealth and land from the English church, and they introduced the idea of church court in England. It also led to the changes in legal practice. Justice came under royal control. Primogeniture became the norms. Compensation to victim decreased and fines increased. The economy bounced back soon as Normans founded many towns and also introduced new group of town people. तो ये जो था हमारा एंग्लो नॉर्मन पीरियड का एक सिंपल इंट्रोडक्शन था। इसके बाद में लेकर आने वाली दो इम्पॉर्टेंट ये आपका लिटरेरी वर्क्स इस पीरियड का, जो कि होने वाला है द आउल एंड द नाइटिंगेल एंड द कैंटरबरी टेलिस। ये दो वर्क जो होंगे नेक्स्ट में आने वाले हैं, उसके बाद मैं लेकर आऊँगी। ये थे एंग्लो नॉर्मन पीरियड के एक इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो इस टाइम के जो इम्पोर्टेंट दो राइटिंग है वो मैं लेकर आने वाली हूँ। उसके बाद इस पीरियड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ। इसके साथ मेरा इंग्लिश का दो इम्पोर्टेंट पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज़ एंग्लो नॉर्मन पीरियड एंड एंग्लो सैक्सन पीरियड। ओके, सो गाइज, अगर आपको थोड़ी भी मेरे मतलब इस वीडियो से हेल्प मिल रही होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और कोई भी चीज़ को स्ट्रैटेजी में पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगी। अगर स्ट्रैटेजी हम फॉलो नहीं करेंगे ना गाइस तो हमें कुछ समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, इसलिए मैंने शुरू ही किया है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से। आप इसलिए मत देखो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 है इसलिए मैं वीडियो देख रहा हूँ या देख रही हूँ। प्लीज़ आप ये दिमाग में लेके चलो कि हाँ, मुझे टीजीटी इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करना है और एज ए टीजीटी इंग्लिश टीचर ये मेरा सब्जेक्ट कंसर्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ों के बारे में मुझे पता होनी चाहिए, क्योंकि आप इंटरव्यू फेस करने जाओगे तो यू नेवर नो कि आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाए। ओके, सो प्लीज़ गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, ताकि मैं भी वीडियो रेगुलर लेकर आ पाऊँ। ओके, सो स्टे हेल्दी, स्टे गुड, और अपने पढ़ाई को प्लीज़ आप फोकस के साथ करो एंड होप सो हम सबका एग्ज़ाम क्लियर हो। थैंक यू, बाय।